नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, इसका जनवरी 2025 का अंक आपके समक्ष लेके आया हूं। इसके कई जो छोटे छोटे सेक्शंस को आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। आज उसी क्रम में आज मैं सार्वजनिक नीति से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस सेक्शन में जो केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के द्वारा जो आम जनता के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं, जो उनके हित में जो योजनाएं बनाई जाती हैं, कुछ नियम लाए जाते हैं, वो उन सभी का जो है जिक्र है। तो आइए मित्रों, सार्वजनिक नीति से जुड़ा हुआ वीडियो शुरू करूं। इससे पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको मिलता रहे। इसके अलावा इस चैनल पे जो समय समय पर जो घटनाएं होती हैं, करंट अफेयर्स के वीडियो, उनको अपलोड किया जाता है, छोटे छोटे वीडियोस को, और उसमें उस घटना के विषय में पूरी जानकारी होती है। उसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल, इन विषयों पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं सार्वजनिक नीति। सबसे पहला जो है राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना 2024 से 2030 तक। 30 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने कोलंबिया के कैली में जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक में राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना ये प्रस्तुत की। अर्थात भारत ने अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की कि कैसे वो जैव विविधता को संरक्षित करेंगे। इस कार्य योजना के तहत जैव विविधता हानि को रोकने और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए 23 लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। ये मुख्यतः 3 कैटेगरीज में है। पहला है जैव विविधता के लिए खतरों को कम करना और संसाधनों का सतत उपयोग अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और कार्यान्वयन के उपायों को बढ़ावा देना अर्थात उनको इम्प्लीमेंटेशन पे जोर देना। इनका जो कार्यान्वयन किया जाएगा वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। और 2024-25 से 2029-30 के बीच 81,644 रुपए जो करोड़ रुपए का खर्च इस योजना पर होगा। अब वो कहां से आएगा ये नहीं मालूम। ध्यातव्य है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना वर्ष 1999 में अस्तित्व में आई थी। जो अभी प्रस्तुत किया है भारत सरकार ने, ये 2024-25 की है। इसके पहले वर्ष 1999 में पहली राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना अस्तित्व में आई थी, और फिर विधिवत कार्य योजना को वर्ष 2008 में अपनाया गया था, जो आईची जैव विविधता लक्ष्यों के साथ संरेखित करने में 2014 में उसको अपडेशन किया गया, और 2024 में एक दूसरी कार्य योजना आई है। जैव विविधता अभिसमय जो है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का एक भाग है, जो 1993 में अस्तित्व में आया था। ये जो जैव विविधता पर जो कन्वेंशन होता है, ये 1992 में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया है कि अंतरराष्ट्रीय समझौता है। जो इसके सदस्य देश हैं वो उन पर यह बाध्यकारी है। इसका उद्देश्य जो है वो पृथ्वी की जैव विविधता को संरक्षित करना, उसके घटकों का सतत उपयोग, आनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त लाभ का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना है। अगला देखते हैं पर्यावरण संरक्षण, जांच की पद्धति एवं जुर्माने का अधिरोपण। ये पर्यावरण और प्रदूषण इन सबसे जुड़ा हुआ है। इसमें 4 नवंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण, जांच की पद्धति एवं जुर्माने का अधिरोपण नियम 2024 इसको जारी किया है। ये नियम जो है प्रदूषण पर सर्वोच्च न्यायालय आदेश के बाद प्रदूषण फैलाने वालों की जांच करने, उन पर जुर्माना लगाने के लिए जारी किए गए हैं। अक्टूबर 2024 में दिए गए अपने फैसले में न्यायालय ने कहा था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15C के तहत निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों की कमी के कारण दंड लगाना मुश्किल हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 2023 के जन विश्वास संशोधन के बाद ये जो धारा 15 है ये अब निष्क्रिय हो गई है। संशोधित नियमों में दंड के पैमाने का निर्धारण करते समय जो विचार करने के लिए एक नई रूपरेखा जो है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तुत की है। क्या प्रस्तुत किया है कि उल्लंघनों में पर्यावरण मंजूरी के बिना संचालन करना, आवश्यक पर्यावरण मानकों को न पूरा करना, मंजूरी से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन करना, ये सभी चीजें
शामिल होती हैं। अर्थात किसी ऐसी चीज का संचालन करना जिसके लिए पर्यावरण विभाग की मंजूरी जरूरी हो, उसको न मानना। जैसे कि जो जनरेटर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, नए नियमों के अनुसार पर्यावरण नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ जो शिकायत है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियों अन्य प्रमुख निकायों द्वारा की जा सकती है। इसमें जो क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों के मामले हैं तो न्याय निर्णय अधिकारी जो है अपने मामलों को उपर्युक्त अधिकारी को जो है हस्तांतरित कर सकता है कि अगर किसी के क्षेत्राधिकार में वो नहीं आता है तो वो उपयुक्त जो है प्राधिकारी को हस्तांतरित कर देगा। जांच की शुरुआत जो है अधिनियम की धारा 15C के अनुसार 30 दिन के भीतर हो जानी चाहिए और उल्लंघनकर्ताओं को जवाब देने के लिए कम से कम 15 दिन का समय भी दिया जाना चाहिए। अगर वो चाहें तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के अपना बचाव कर सकते हैं या अपने एडवोकेट के माध्यम से बचाव कर सकते हैं। और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए नोटिस की तारीख 6 महीने के भीतर जांच पूरी हो जानी चाहिए। ये जो है ये सरकार ने ये वाला जो है नियम जो है लगाया है 2024 में, इसको लागू किया है। जो लोग प्रदूषण करते हैं उनके धरपकड़ के लिए ये नियम लाया गया है। अगला देखते हैं, कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश। 13 नवंबर 2024 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2024 जारी किए हैं। ये बहुत जरूरी काम था। आप पिछले कुछ वर्षों से देख रहे होंगे कि चाहे वो नीट की कोचिंग हो, आईआईटी की कोचिंग हो, यूपीएससी की कोचिंग है, और जो शुरुआत के 10-15 रैंक के बच्चे होते हैं उनकी फोटो हर कोचिंग में छपी होती है और वो लोग ये दावा ठोकते हैं कि ये इन्होंने हमारे वहां से कोचिंग किया था और हम ही इनके सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। तो इस प्रकार के भ्रामक चीजों को वो जो है डालते रहते हैं। कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश का उद्देश्य छात्रों और आम जनता द्वारा कोचिंग केंद्रों द्वारा आमतौर पर अपनाए जाने वाले भ्रामक विज्ञापनों से बचाना है। कुछ कोचिंग वाले बात करते हैं कि श्योर सिलेक्शन, इस तरह की बात करते हैं। ये जो इसका जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथा, झूठे या भ्रामक विज्ञापन, इनसे संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए ये नियम लाया गया है। इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके जो मुख्य बिंदु है वो कुछ इस प्रकार है। पहली बात तो परिभाषा दी गई है कि कोचिंग क्या है। कोचिंग में शैक्षणिक सहायता, शिक्षा प्रदान करना, मार्गदर्शन, निर्देशन, अध्ययन कार्यक्रम, ट्यूशन या समान प्रकार की कोई अन्य गतिविधि शामिल है। इसमें परामर्श अर्थात कंसल्टेशन, खेल, नृत्य, थिएटर, अन्य रचनात्मक गतिविधियां शामिल नहीं है। कोचिंग सेंटर में 50 से अधिक छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित, संचालित, प्रशासित केंद्र शामिल है। अर्थात अगर 50 से कम छात्र हैं तो नियम उन पर लागू नहीं होता है। झूठे दावे स्पष्ट रूप से रोकते हैं। पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम अर्थात पाठ्यक्रम के विषय में कोई अगर भ्रामक जानकारी दी गई हो, उनकी अवधि, संकाय, योग्यता अर्थात बता दें कि टीचर आईआईटी से आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। इसके अलावा शुल्क और धन वापसी की जो नीतियां हैं, कुछ हिडन चार्जेस हो, जितना शुल्क कहा गया हो बीच बीच में और मांगा जाए, तो ये सभी जो झूठे दावे हैं ये इसमें शामिल हैं। चयन का दर, वो कहे कि हमारे वहां से 90% बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं या वो मेरिट में आ जाते हैं, तो ये सब चीजें। सफलता की कहानियां अर्थात वही जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनकी फोटो लगा देना। परीक्षा रैंकिंग, रोजगार सुरक्षा के वायदे, ये सभी जो है भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। सुनिश्चित प्रवेश, उच्च परीक्षा स्कोर, गारंटीकृत चयन, पदोन्नति, ये सभी चीजें भ्रामक विज्ञापनों की रेंज में आते हैं, शामिल किए जाएंगे। कोचिंग संस्थानों को सेवाओं की गुणवत्ता या मानक के बारे में भ्रामक जो प्रतिनिधित्व जो है सख्त वर्जित है। प्रत्येक कोचिंग सेंटर को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के साथ भागीदारी करने की आवश्यकता होगी, जिससे छात्रों के लिए भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार प्रथाओं के बारे में चिंता या शिकायत करना आसान हो जाएगा। कोचिंग संस्थानों को चयन के बाद सहमति के बिना सफल उम्मीदवारों की तस्वीर, नाम, प्रशंसा पत्रों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। ये देखिए लूप होल छोड़ दिया गया है। इसमें जो सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं उनसे बस अनुमति लेनी होगी और बढ़िया फोटो फिर से छाप दी जाएगी।
इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य कोचिंग में उन सामान्य प्रथाओं को संबोधित करना है जो सीमित सीटों का सुझाव देने या मांग को बढ़ा चढ़ाकर जो झूठी तात्कालिकता या कमी को प्रदर्शित करते हैं। कुछ कोचिंग ऐसा कहते हैं कि लिमिटेड सीट है, सीट फुल हो गई है, इस तरह की चीजें करते हैं, वो भी भ्रामक विज्ञापन में आएगा। इन दिशा निर्देशों का कोई भी उल्लंघन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उल्लंघन माना जाएगा। अर्थात इसमें जो भी कोई भी शिकायत होगी तो उसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उनका मुकदमा चलेगा। अगला पॉइंट है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण नियम 2024। ये पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण जांच की पद्धति एवं जुर्माने का अधिरोपण नियम 2024 इनको बनाया है। अभी हमने देखा था जो वायु प्रदूषण से संबंधित है, अब ये जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण नियम है। केंद्र सरकार द्वारा ये नियम जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत जल प्रदूषण अपराधों के लिए जांच और दंड लगाने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। अर्थात जो ये 1974 वाला अधिनियम था उसको अपडेट किया गया है। ये नियम वर्ष 2024 की शुरुआत में जल अधिनियम में किए गए संशोधनों की पृष्ठभूमि में आए हैं, जिसमें अपराधों और उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था और उनकी जगह जुर्माने का प्रावधान किया गया था। जुलाई 2024 में जल अधिनियम के तहत गैर प्रदूषणकारी श्वेत श्रेणी के उद्योगों को स्थापित करने और संचालन करने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करने से छूट देने वाले नियमों को भी अधिसूचित किया था, ताकि अधिनियम में कुछ संशोधनों को प्रभावी किया जा सके। इस नियम के जो मुख्य प्रावधान है वो ये है कि जो शिकायतें हैं ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्पीड पोस्ट द्वारा व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार से की जा सकती हैं और जो निर्णायक अधिकारी को शिकायत प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर जांच शुरू करनी होगी और जो जांच के दौरान जो साक्ष्य जुटाना, निर्णय लेना, ये सारी प्रक्रिया 6 महीने के भीतर हो जाएगी। नए नियम अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अधिकार देते हैं, जिसमें जुर्माना और दंडात्मक उपाय दोनों शामिल हैं। संशोधित नियमों के अनुसार न्याय निर्णय अधिकारी राज्य सरकार के संयुक्त सचिव या सचिव पद के नीचे का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अर्थात जो इसमें जो न्याय लेगा अधिकारी वो सचिव अथवा संयुक्त सचिव पद के स्तर का होना चाहिए और इसके अतिरिक्त इसमें जो कथित उल्लंघन करता है खुद या किसी कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव कर सकता है और पूरी प्रक्रिया विपरीत पक्ष को नोटिस करने के 6 महीने के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। अर्थात नोटिस है, यही प्रावधान उसमें भी था, 6 महीने के भीतर जांच पूरी हो जानी चाहिए। ये देखिए, ये वायु प्रदूषण निवारण नियम 2024, ये भी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ये नियम अधिसूचित किए हैं। इनका उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 जो था उसको अपडेट करना इसका उद्देश्य है और नियम में जो शिकायत की दर्ज करने और अधिनियम के उल्लंघन के लिए दंड लगाने की प्रक्रियाओं में और सुधार किए गए हैं। वे वायु गुणवत्ता को नुकसान और पहुंचाने वाले और उल्लंघनों के लिए दंड लागू करने के लिए निर्णायक अधिकारियों को सशक्त बनाते हैं। इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जैसी एजेंसियां के अधिकृत अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्पीड पोस्ट या लिखित रूप से स्वयं जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सब कुछ वही है। शिकायत प्राप्त होने पर 30 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा, आरोपी को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय और न्यायाधीशों को गवाहों को बुलाने, दस्तावेज प्रस्तुत करने, बात करने और न होने पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का भी अधिकार होगा। और अगर उल्लंघन सिद्ध हो जाता है तो अधिनियम के तहत दंड लगा सकते हैं और सभी दंड पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा किए जाएंगे, अर्थात जो आर्थिक दंड होंगे, और नोटिस जारी होने के 6 माह के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। तो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से संबंधित ये 2 नियम आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। दूरसंचार टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम 2024 अधिसूचित हो गया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने दूरसंचार टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम 2024 अधिसूचित किए हैं। इनका उद्देश्य जो है वो दूरसंचार कंपनियों के लिए सुरक्षा घटनाओं को रिपोर्ट करना और निर्दिष्ट समय सीमा सहित उपायों के माध्यम से भारत के संचार नेटवर्क और सेवाओं की सुरक्षा करना है। एक दूरसंचार इकाई के अंतर्गत
दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाला या नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल होगा, जिसमें प्राधिकरण रखने वाली अधिकृत इकाइयां भी शामिल होगी। जो दूरसंचार की सुरक्षा की बात की गई है उसमें ये सभी शामिल होंगे। और ये नियम जो है केंद्र सरकार या उसकी अधिकृत एजेंसी को साइबर सुरक्षा सुरक्षित करने के उद्देश्य से किसी दूरसंचार इकाई से ट्रैफिक डाटा या कोई अन्य डाटा मांगने का अधिकार देते हैं। इसके तहत दूरसंचार कंपनियों को जागरूक होने के 6 घंटे के अंदर सरकार को साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्ट करने और 24 घंटे में अतिरिक्त विवरण देने का आदेश दिया गया है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक दूरसंचार कंपनी को एक मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो भारत का नागरिक और निवासी होना चाहिए। सूचना में यह भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति दूरसंचार साइबर सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा और ऐसा कोई संदेश नहीं भेजेगा जिससे दूरसंचार साइबर सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अर्थात कोई मालवेयर, कोई जो है वायरस वो नहीं डालेगा। और प्रत्येक दूरसंचार इकाई को साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट उपायों को लागू करना आवश्यक होगा, जिसमें दूरसंचार साइबर सुरक्षा नीति जो है इसके अलावा को अपनाना शामिल है। इसमें टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। चलिए मित्रों, इसमें हमने जो दूरसंचार में जो साइबर सुरक्षा के लिए नियम लागू किए गए हैं वो हमने देखा। इसके अलावा जो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इससे संबंधित जो नए नियम लागू किए गए हैं उनको देखा। इसके अलावा जो कोचिंगों पर प्रतिबंध और जो नियम लगाए गए जो भ्रामक विज्ञापनों से बचाने के लिए वो हम लोगों ने देखा। और इसके अलावा हम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और उस पर जो पद्धति और जुर्माने का प्रावधान है वो सभी देखे। और इसके अलावा जो जैव विविधता के संबंध में जो भारत सरकार ने अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की है वो हम लोगों ने बारी बारी से देखे। तो ये सब भारत सरकार की जो सार्वजनिक नीति है उसके अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, सार्वजनिक नीति वाला वीडियो यही समाप्त करता हूँ। कंटेंट अच्छा लगा हो, परीक्षा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।